तो दोस्तों, जो पिछले एपिसोड के बाद इस एपिसोड में आए हैं, स्वागत है आपका। और जो एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, पिछला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। हम चल पड़े थे अमा डाबलाम की तरफ। अमा डाबलाम एक ऐसा पर्वत है जो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एवरेस्ट तो चढ़ जाओगे पर अमा डाबलाम चढ़ के दिखाओ। अमा डाबलाम की चोटी पे एक बड़ा सा ग्लेशियर है जो ऐसे लटका हुआ है, एक पेंडेंट की तरह लगता है, और डाबलाम का मतलब पेंडेंट होता है। हम पहुँचे टेंगबोचे की मोनेस्ट्री पे, जहाँ हमने नाश्ता पानी किया और आगे बढ़ते रहे। जहाँ भोटिया कुत्ता दिखे मैं वहाँ खेलने लगता हूँ, इसीलिए मुझे देरी हो रही थी और हम आगे तेज़ी से चलते रहे। ये लाली गुरास कहते हैं इसे नेपाल में, रोडोडेंड्रॉन। ये नेपाल का नेशनल फ्लावर है। अप्रैल मई के महीनों में पूरा पहाड़ इन्हीं फ्लावर्स से भरा पड़ा रहता है। ये जो आपने तस्वीर देखी, इसे मैं पहाड़ी सुपरमैन कहूँगा। एक बस्ते से काम नहीं चला इसका, इसने 5 और बस्ते डाल दिए ऊपर। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। दूर वहाँ अमा डाबलाम देखते हुए बस मैं तेज़ी से आगे चल रहा था। जब लोग पूछें कि तुम इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे हो, तो उन्हें मैं बस एक ही जवाब देता था कि मेरे पास शेर का दिल है, और मेरे पास बंदर का दिमाग है, और मेरे पास चीते की टांगे हैं। तो लोग हंसने लगते थे और कहते थे, अच्छा तो तुम्हें ज़ू में जाने से पाबंदी होगी। बोला हाँ बिल्कुल, अब मुझे ज़ू में जाने नहीं देते। बस वहीं से तो मैंने ये सब इकट्ठा किया था। तो ऐसे ही हंसते खेलते हम सफ़र में आगे चलते रहे। जो मिले उनसे 2 बातें करते हुए आगे निकलते रहे। दूर अमा डाबलाम दिख रहा था हमें। तो आप सोच रहे होंगे कि इस एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा में हम लोग रह कहाँ रहे हैं, टेंट तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ से टी हाउसेस होते हैं, आप यहाँ खाना पीना खा सकते हो और रह भी सकते हो। ये बढ़िया बात है इस बेस कैंप की, ये और कोई बेस कैंप पे मिलता नहीं। तो हमारी मंजिल थी डेंगबोचे, पर डेंगबोचे में हमारे लिए एक सरप्राइज था। बस थोड़ा सा मौसम ख़राब होने लगा वहाँ पे, और मौसम ने हमें दिया सरप्राइज़। हमारी सफ़र देखे तो हमने नामचे से शुरू किया था, और हमने कई छोटे छोटे गांव पार किए। बीच में पड़ा टेंगबोचे, और ये गांव था डिंगबोचे जहां हम थे। और डिंगबोचे से हम आगे बढ़ने वाले थे एवरेस्ट की तरफ। हमारा अगला गांव पहुंचने के लिए था लोबूचे। लोबूचे से पहले एक बहुत ऊंची चढ़ाई थी, और फिर लोबूचे के बाद यहीं ऊंचे ऑल्टीट्यूड में हम चलते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप। और बेस कैंप ही क्यों आप पूछोगे, तो यहाँ पे पत्थरों का एक खजाना है। बस यही खजाना मुझे देखना था, और देखना था कि इस खजाने में मुझे मेरा खजाना मिलता है या नहीं।
हिमालय बहुत ही रहस्यमयी जगह है और हिमालय में कई ऐसी जगह है जहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए जो लोग अक्सर ढूंढने निकलते तो हैं पर नाकाम होके वापस आते हैं। वो रहस्य रहस्य ही रहते हैं, लोग सुलझा नहीं पाते उन रहस्य को। और ऐसा ही एक रहस्य है यति मानव का। यति मानव लोग कहते हैं कि हिम मानव है जो पहाड़ों में रहता है और आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है और कम ही लोग इसे देखते हैं। और अक्सर जो यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि ये वहम होता है क्योंकि ऐसे ऊंचे पर्वतों पे ऑक्सीजन कम होता है तो लोग अक्सर परछाइयाँ देखते हैं। पर फिर भी इन रहस्यों के पीछे कुछ तो राज है जो ऐसी बातें सिर्फ आज से नहीं कई हजारों सालों से की जा रही है। ऐसे ही रहस्य एवरेस्ट के अंदर भी छुपी हुई है। मैं ये नदी पार करता हुआ यही सोच रहा था कि कैसा रहा होगा जब पहली बार लोग यहाँ आए होंगे, कैसा रहा होगा जब पहली बार एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे आए होंगे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। ये सारे घाटियाँ, ये सारे रास्ते पार करके आए हो। तिब्बती लोगों में अक्सर ये कहना है कि यति एक जो लोग कहते हैं मॉन्स्टर नहीं, यति हमारा दोस्त है और अक्सर ये भालू की तरह दिखते हैं पर ये हम लोगों की रक्षा करने के लिए ही आते हैं, ये बचाने आते हैं लोगों को। और अक्सर ये तिब्बती लोग यति को प्रे भी करते हैं कि हमारी रक्षा करना। तो यति हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। इन्हीं रहस्यों की खोज में मैं आगे लोगों से बात कर रहा था, चले जा रहा था और ये जगह वैसी ही बहुत रहस्यमयी थी। इन पहाड़ों को देख के दूर से ऐसा लग रहा था कि ये एक बंद शीशे के बोतल में जगह रखी हुई है, ना कहीं शोर ना कहीं शराबा, बस तेज चलती हुई हवा कानों से लगती हुई साए साए करती हुई आवाज और एकदम ठंडी हवा अपने रूह को कपा देती हुई और उतनी ही तेज धूप चमड़ों पे पड़ती हुई चमड़े को जलाती हुई। ये महसूस बस यही होता है और ये महसूस करने के लिए ही मैं आया था। ये वो आसान जगह नहीं जहाँ इंस्टाग्राम के मॉडल्स फोटो खिंचवाने आते हैं। ये वो आसान जगह नहीं जहाँ आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के टिकटॉक बना सकते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने में बहुत ही कठिनाई होती है और 1000 कठिनाइयों के बाद ही आप पहुँच पाते हो। और मेरा मोटिवेशन था मेरा पत्थर। मैं बस वही सोच रहा था बाबा जी के बारे में कि बाबा जी कहना क्या चाहते थे, कौन से पत्थरों की बात कर रहे थे, क्या मुझे एक खजाना मिलेगा पत्थरों। इस समय मैं लगभग 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे पैदल चल रहा था और फिर भी मेरे सोचने की कैपेसिटी थोड़ी कम थी। पर मुझे पहला झलक दिखा एवरेस्ट का और उसके सामने एक ग्लेशियर। और ग्लेशियर मुझे जैसी मेरी कल्पनाओं में था बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मैं सोचता था कि ग्लेशियर एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होगा पर यहाँ तो सच्ची पत्थरों का खजाना था। ग्लेशियर यहाँ की अलग है। यहाँ ये पत्थर पहाड़ों से लुढ़का के लाती है और घिसती है और आपस में रगड़ती है। और ये जो मैं मिट्टी के ऊपर चल रहा था, ये मिट्टी नहीं थी, इसके नीचे बर्फ था। ये पूरा का पूरा ही ग्लेशियर। और सबसे मुश्किल बात थी कि जैसे इंसान होते हैं, रोज बदलते हैं। उनकी सोच आज कुछ होती है, कल कुछ और होती है और परसों कुछ और होगी और कल कुछ और थी। वैसे ही ये जगह रोज बदलती है। ये दिखाती है कि ये जगह जिंदा है, ये जगह भी सांस लेती है, ये जगह भी हिलती डुलती है। और आप देखिए यहाँ चलते फिरते जैसे ही धूप पड़ा, नीचे का बर्फ पिघलाई, मिट्टी के नीचे जो बर्फ होता है और पत्थर लुढ़कने लगे। और हौले हौले मैं भी चल रहा था। बोला चलो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी दूर और।
इस पत्थरों के मेज से निकलते हैं। यहाँ चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि एक तो रास्ता सपाट नहीं था, दूसरा रास्ता देखने में मुश्किल था, और तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम था। पर नज़ारे यहाँ के इतने सुंदर नज़ारे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। मेरे दिमाग में वही चल रहा कि काश एक बोतल होता और उस बोतल में ये पूरी जगह में डाल के अपने जेब में रख के ले जा पाता। पर ये जगह इतनी बड़ी है और इतनी निराली है कि यहीं रहे। बस यहाँ पे अगली बार आऊँ तो ऐसा ना हो कि 1000 और बिल्डिंग बन गई हो। चलते चलते हम पहुंचे गोरक्षेप आखिरी गांव था। इसके बाद कोई गांव नहीं है, सीधा बेस कैंप। वैसे इस जगह को गोरक्षेप इसलिए कहते हैं क्योंकि गोरख एक चिड़िया का नाम है, एक चील का, जो इस जगह की रखवाली करता है, तो इसीलिए गोरक्षेप कहते हैं। ये कहानी शेरपाओं की कहानी है, और शेरपा यहाँ के आदि निवासी है। जैसे कंचनजंगा के आसपास रहने वाले लोग लेप्चा कहलाते हैं, वैसे ही एवरेस्ट जो कि सागर माता है, इसके आसपास रहने वाले लोग शेरपा कहलाते हैं। जैसे ही मैं एवरेस्ट के करीब जा रहा था, मेरे दिमाग में 1000 ख्याल आ रहे थे, 1000 सोच आ रही थी। यहाँ पे कई लोग आते हैं ये सोच के कि हम इस पहाड़ को फतेह करेंगे, हम इस पहाड़ के ऊपर जाएंगे। बट मैं इस पहाड़ को देखते देखते बस यही सोच रहा था कि पहाड़ भी हमें देख के सोच रही होगी कि बच्चे तुम इतने छोटे हो, तुम आए हो, तुम एक पलक झपकते समय में चले भी जाओगे। मैं यहाँ हजारों सालों से हूँ, बस यही रहूँगा, तुम मुझे क्या फतेह करोगे। और ऐसी सोच मुझे यहीं पे आ रही थी। मैं भी चाहता था कि किसी दिन मैं भी चढ़ूंगा इस पहाड़ पे। अंदर ही अंदर मेरे भी ऐसे ही सोच थी। पर इस पहाड़ को देख के ये लग रहा था कि ये पहाड़ इतनी बड़ी है, मैं छोटा लग रहा था। पर मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, यहाँ पे अब इंसान भी अजीब लोग हैं, कहीं रहते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, सोचते कुछ और है। और बीच बीच में ऐसे मौके भी आ रहे थे जहाँ मैं बस खड़ा होके इस खूबसूरती को निहार रहा था। मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है कहने को, तो वैसे बात कर लेता हूँ, बट शुद्ध हिंदी मेरी कमज़ोरी है। छोटे छोटे कदम बढ़ा के मैं चले जा रहा था एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। बेस कैंप का पहला झलक मिल गया था। ज़िंदगी में इससे पहले मैंने कोई नदी की शुरुआत नहीं देखी थी, पर यहाँ मैं देख रहा था हिमालय के हिम से नदी शुरू हो रही थी। ये पूरी ग्लेशियर जो थी ये नदी ही थी, और यहाँ बर्फ नदी में बह के आ रहा था। मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी। ऐसे पथरीले रास्तों से गुजरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। सीधा रास्ता हो, ऐसे सपाट रास्ता हो फिर भी ठीक है, बट पथरीले रास्ते बहुत दर्द पहुंचाते। पर नज़ारे देखे, ये नज़ारे इंसान देखे तो उसकी खुशकिस्मती है। बहुत कम ही लोग आ पाते हैं ऐसी जगह पे, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ ऐसी जगह पे पहुंच पाया। सबसे बढ़िया बात, यहाँ टिकटॉक मॉडल्स नहीं थे जो बैठ के नाच रहे थे, गा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ना ही लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नीले काले पीले कपड़े पहन के एवरेस्ट बेस कैंप के पत्थर के सामने फ़ोटो खिंचा रहे थे। जो भी यहाँ फ़ोटो खिंचा रहा था वो मेहनत करके पहुँचा था इधर।
ये आप सामने देख रहे हैं खुम्बू आइसफॉल कहते हैं ये खुम्बू ग्लेशियर। मेरी सफ़र यहाँ से आगे थी गोक्योरी की तरफ। मैं चोला पास क्रॉस करके फिर वहाँ से नीचे नामचे की तरफ उतरता। अक्सर मुझे ऐसे लोग दिख जाते हैं जो खुद पत्थर के बने हुए होते हैं। ये ऐसे 6-6 बैग उठा के चलते हैं। ये एवरेस्ट को आखिरी अलविदा कहते हुए दिमाग में 1000 सोच लिए हुए मैं आगे चला। यहाँ से मेरी सफ़र अकेले थी। मेरे दोस्त मेरे भाई को अलविदा कहते हुए मुझे यहाँ से आगे अकेले जाना था। वो हेलीकॉप्टर से काठमांडू की तरफ निकल चला और मैं उससे कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बने रहिए तीसरे एपिसोड के लिए। मिलते हैं जल्द। शुक्रिया और अलविदा।